हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानस्थली। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट का क्लास, जिसमें हम यूनिट 7 का पार्ट सी डिस्कस करेंगे। सो पार्ट सी, असेसमेंट इन पेडागोजी ऑफ एजुकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं शिक्षा के शिक्षण शास्त्र का मूल्यांकन, यानी कि पेडागोजी का असेसमेंट हम कैसे करते हैं, एवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड ये पूरा क्लास रहेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और इसके साथ साथ हम पूरा इसको डिटेल में देखेंगे। इसका जो सिलेबस है, इसमें जो आपकी फीडबैक डिवाइसेस क्या होती हैं, रिविक्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है, फील्ड इंगेजमेंट क्या होता है रिविक्स का, साथ साथ इसमें देखें आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ कैसे किया जाता है, और जो प्रतिपुष्टि की बेसिकली फीडबैक डिवाइसेस क्या होती हैं उनके ऊपर ये क्लास है। इसका मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है जितना इस पीपीटी में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं 2019 में, तो आप उनको एक बार सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ साथ वो मैं आपको दूंगी ये यूनिट खत्म होने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम यहाँ पे मूल्यांकन कर रहे हैं, किसका मूल्यांकन कर रहे हैं? प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा का जो मूल्यांकन है, या शिक्षा के शिक्षण शास्त्र का जो मूल्यांकन है, ठीक है। अब उसमें हम देखेंगे सबसे पहले मूल्यांकन क्या होता है। सो मूल्यांकन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज़ को मूल्य का अंकन करना। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई एक पेंसिल है, ठीक है, तो इस पेंसिल का मूल्य क्या है, ठीक है। अब मूल्य बता दिया आपने इसका 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़, इसका क्या है वैल्यू, इसकी कितनी है 5 रुपीज़। तो ये जो 5 रुपीज़ या 2 रुपीज़ इसकी वैल्यू है, जैसे एक पेंसिल 2 रुपीज़ की भी आती है और एक पेंसिल आपकी 200 रुपीज़ की भी आती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ना, कि कोई चीज़ 2 रुपये में भी मिल रही है और 200 में भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता और विशेषताओं का अंतर होता है, ठीक है। तो जब हम मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं कि वो वस्तु की गुणवत्ता और उसकी विशेषता ही देखते हैं। लेकिन मूल्यांकन जब करेंगे, यानी कि मूल्य का अंकन, हम डिसाइड करेंगे कि इस पेंसिल को 2 रुपये का रखना है या 200 रुपये का रखना है, तो या हमें ये 2 रुपये की क्यों लेनी चाहिए, 200 रुपये की क्यों लेनी चाहिए। तो इसमें हम व्यक्ति के वस्तु के गुणों और विशेषताओं की वांछनीयता की दृष्टि पर इनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी गुण अथवा विशेषता की कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है, और इस प्रश्न का उत्तर हमें मापन से मिलता है। जबकि उस व्यक्ति में उपस्थित गुण अथवा विशेषता कितनी संतोषप्रद है, हाउ सेटिस्फैक्ट्री, अथवा कितनी हाउ डिजायरेबल है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमें मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, जब हम मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, मापन करना है, तो सिंपल सी बात है कि ये 2 रुपये की है, 200 रुपये की है, तो हमारा जैसा बजट है उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ बाय कर ली। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मूल्यांकन कीजिए कि ये पेंसिल 200 की है और ये पेंसिल 2 रुपये की है, दोनों ही पेंसिल हैं, तो इसका मूल्यांकन करके आपको बताना है। तो इसमें आप नॉलेज का यूज़ करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, सारे एवैल्यूएशन करेंगे। तो एंड में सबसे एवैल्यूएशन जब आप करोगे तब आप बताओगे कि ये ना जो सेटिस्फैक्टरी है, डिजायरेबल है, यानी कि आप जो विशेषताएं चाहते हैं एक पेंसिल में वो इसमें है, इसमें नहीं है। इससे जो लिखा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, स्मूथ नहीं चलती है ना, ये पकड़ने में अच्छी नहीं है, इसका जो ग्रेफाइट लगा होता है वो अच्छा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी जो लकड़ी यूज़ की गई है वो नहीं अच्छी है। तो इसका जो रेट है वो सेटिस्फैक्टरी है, यानी कि हाँ 200 रुपये इसका जो रेट है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो किया वो आपने क्या किया, मूल्यांकन किया। तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि मूल्यांकन क्या है। एंड छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण हो सकता है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक अथवा संतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में एक बच्चा है जिसका फर्स्ट रैंक आया है और उसका जो मार्क्स है वो कितना है, 90% है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे। दूसरा बच्चा है जो उसके मार्क्स आए हैं वो हैं, उसकी जो रैंक है क्लास में वो सेकंड है और इसके जो मार्क्स आए हैं वो कितने हैं, 60% है। अब तीसरा बच्चा है वो क्लास में उसकी रैंक थर्ड है और उसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 40% है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, रैंक में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 2 का, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में पूरा 50 का डिफरेंस आ गया। तो ये जो बताएगा वो कौन बताएगा, मूल्यांकन बताएगा
कि जो अचीवमेंट है वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। थर्ड क्लास वाले को मैं कह सकती हूँ कि आप तो एवरेज से भी कम हो और मैं आपको एक अच्छा परफॉर्मर नहीं मानती हूँ और आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मुझे संतोष नहीं हुआ आपकी परफॉर्मेंस से। तो वैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला बहुत खुश हो सकता है कि मेरा थर्ड रैंक आया, लेकिन अगर हम इस दृष्टि से देखते हैं तो ये एक तरीके से आपका संतोषजनक नहीं होता है। तो बेसिकली अब आप समझ गए होंगे कि मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है। तो इस यूनिट में हम मूल्यांकन कर रहे हैं और मूल्यांकन कर किसका रहे हैं, शिक्षण शास्त्र का। अब हम करेंगे शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन। तो शिक्षा क्या है आपको पता है, शिक्षण शास्त्र क्या है ये भी आपको पता है, ठीक है, और मूल्यांकन भी आपको पता है। तो अलग अलग तीनों वर्ड्स के मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसमें हम इन तीनों को एक साथ करते हैं। तो देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन, यानी कि जब शिक्षा में मूल्यांकन की बात की जाएगी या शिक्षण शास्त्र के मूल्यांकन की बात की जाएगी तो क्या आएगा इसमें, कोई भी शिक्षण विधि आएगा, कोई पाठ्यक्रम आएगा, पाठ्य वस्तु आएगा, कक्षा की शिक्षण आएंगे, शिक्षा आएगी, उसके उद्देश्य आएंगे, कार्यक्रम आएगा, शिक्षा सामग्री आएगा। ये जो सारी चीजें हैं वो शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगी। तो निसंदेह मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक निर्णय लेने में सहायता करना है और शैक्षिक मूल्यांकनकर्ता का अंतिम लक्ष्य है शिक्षा में सुधार लाना। ठीक है, क्यों मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हम शिक्षा में सुधार चाहते हैं। देखो मूल्यांकन करने का कारण क्या होता है, जैसे एक तो किसी की आलोचना करना है या किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना है, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पसंद नहीं करते हैं, वीडियोज में उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्यों, तो उनसे वो क्या है, वो सिंपली क्या है, उन्होंने बोल दिया। जैसे आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने कह दिया मुझे आप पसंद नहीं है। लेकिन जो अब अगर आप किसी को मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन का कारण क्या है, आपने मुझसे कहा मैम इस पीपीटी में ना ये कमी है, इसको आप ठीक कर लीजिए तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये मूल्यांकन हो गया। यानी कि मूल्यांकन में हम सॉल्यूशन भी बताते हैं जिससे सुधार किया जाए। इसी तरह से जब आप शिक्षण शास्त्र का मूल्यांकन करें, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ तो शिक्षण शास्त्र पेडागोजी क्या है, आर्ट या साइंस ऑफ टीचिंग। तो अब आप मुझे ये बताओगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कमी है। तो ये जो डिवाइस है मूल्यांकन का, यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो डिवाइस के यूज में किया जाता है। डिवाइस का मतलब है यहाँ पे टेक्निक, कि इस टेक्निक का यूज करके आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। सो मूल्यांकन का अंतिम लक्ष्य क्या होगा, सुधार लाना। किसी में भी, कोई भी, अगर आप पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे तो सुधार लाना, ठीक है। आप किसी मेथड का करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि जो लेक्चर मेथड है वो अच्छा नहीं होता, या फिर आपने मान लीजिए कहा मैम पीपीटी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो लाइव क्लासेस ज्यादा पसंद है। क्यों, तो अब लाइव क्लासेस क्यों पसंद है, तो वो आप मुझे बताओगे, और जब आप मुझे बताते हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है कुछ दिन लाइव रहेगा, कुछ दिन पीपीटी पे रहेगा। तो ये एक्चुअली क्या था, मूल्यांकन था। मैं आपको ये सारे एग्जांपल इसलिए यूज कर रही हूँ रियल वाले, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ड्रेस पहना है और ड्रेस पहनने के बाद एक पर्सन ने कहा अरे बेकार है एकदम से, तो आप चेंज कर लेते हो। लेकिन दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ ये ठीक है, बट इसके साथ ये वाले कलर का अगर आप स्कार्फ या कोई दुपट्टा या कोई इस शर्ट के साथ ये वाला पैंट ट्राई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वो क्या हो गया, हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से टीचिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। सो शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन का उपयोग प्रतिपुष्टि प्रविधि, यानी कि प्रविधि का प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक डिवाइसेस, ठीक है, या टेक्निक्स। तो शिक्षण की प्रक्रिया में हम मूल्यांकन का जो प्रयोग करते हैं वो फीडबैक टेक्निक के रूप में करते हैं और इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। तो मूल्यांकन के परिणामों से शिक्षण अधिगम के संबंध में कठिनाइयों का ज्ञान होता है और इन परिणामों के ज्ञान के आधार पर कार्यक्रम तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने में सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि ये कमी है और इससे ठीक करने से जो रिजल्ट आएंगे वो और अच्छे आ सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो भी कार्यक्रम चल रहा है, जो भी कोर्स चल रहा है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है, उसको ठीक करने में मुझे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया था अभी, प्रतिपुष्टि, ठीक है, फीडबैक। तो मूल्यांकन का प्रयोग हम यहाँ पे किस लिए समझ रहे हैं, फीडबैक के लिए, प्रतिपुष्टि के लिए, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि ना बोल के हम इसको बार बार फीडबैक ही बोलूंगी, ठीक है। अब हम फीडबैक के लिए इसका प्रयोग करेंगे। सो मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी स्थिति का ज्ञान हो जाता है।
कैसे ज्ञान हो जाता है? मान लीजिए मैंने आपका टेस्ट लिया और टेस्ट में मुझे पता चला कि आपकी जो कमजोरियां हैं और जो आपकी तैयारी से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए मैंने आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का टेस्ट लिया और टेस्ट लेने पे मुझे पता चला कि किसी बच्चे का एजुकेशन में तो ठीक है बट पेपर 1 उसका बहुत वीक है, तो मैंने क्या पता कर ली? आपकी कमजोरी। और कमजोरी अगर पता चल जाती है तो हमारी जो तैयारी है वो और अच्छे से होती है और उसमें हमें सहायता मिलती है। तो परिणामों के ज्ञान के आधार पर कार्यक्रम में सुधार करने में को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि कहते हैं। तो प्रतिपुष्टि जो है ये फीडबैक है जो 2 तरह से काम करती है। कैसे? ये छात्रों को अध्ययन करने के संबंध में निर्देशन देती है। दूसरा, प्रतिपुष्टि छात्रों को भावी अध्ययन के लिए भी प्रेरणा प्रदान करती है। एक तो ये है कि मैंने मान लीजिए आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और मैंने कहा कि आपका पेपर 2 ठीक हो गया है, पेपर 1 में मेहनत करिए, तो ये मैंने आपको क्या दे दी? गाइडेंस दे दी। दूसरा, भावी अध्ययन के लिए आगे अगर आप फ्यूचर में भी नेट एग्जाम जीआरएफ देना चाहते हैं तो जीआरएफ में भी मैं आपको बता सकती हूँ कि पेपर 1 में किस किस सेगमेंट में प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले टाइम में हेल्प मिल जाएगी। सो पूर्ववर्ती प्रयास की सफलता अथवा असफलता के ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति अपनी आगामी क्रियाओं का सही ढंग से नियोजन कर सकता है। जब तक छात्रों को अपनी कमियों का ज्ञान नहीं होता है तब तक वे उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। अर्थात प्रतिपुष्टि फीडबैक के माध्यम से छात्र अपनी कमियों को जान के भविष्य में उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। सो जो ये पूरा चैप्टर है वो बेसिकली ये फीडबैक के ही ऊपर है, ठीक है। और फीडबैक का रिलेशन किससे है? इवैल्यूएशन से या इम्प्रूवमेंट से। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि आगे कई सारी चीज़ें इसी से कनेक्ट होने वाली हैं। अब आपने समझ लिया कि फीडबैक क्या होता है और फीडबैक कैसे काम करता है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक, तो यहाँ पे क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके करेक्टर होते हैं, क्या उसके करेक्टरिस्टिक हैं। तो पहला होता है गोल रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे गोल रेफरेंस, ट्रांजिबल एंड ट्रांसपेरेंट, अभी सबका हिंदी भी आपको बताएंगे, एक्शनेबल, यूजर फ्रेंडली, टाइमली, ऑनगोइंग एंड कंसिस्टेंट। तो इन सभी को हम थोड़ा सा डिटेल में विद एग्जांपल देखेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेरी ना रहे। सो हिंदी जिनका मीडियम है वो टेंशन न ले। तो पहला है हमारा यहाँ पे गोल रेफरेंस, ठीक है। गोल रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी गोल का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है, हिंदी में। और रेफरेंस का मतलब है कि किस संदर्भ में हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पीपीटी को लेके आपने मुझे फीडबैक दिया कि ये पीपीटी बहुत अच्छी है या बहुत बेकार है, ठीक है। तो आपने जो मुझे ये फीडबैक दी वो किसी गोल से रिलेटेड थी और किसी कॉन्टेक्स्ट में या किसी संदर्भ में दी गई है। तो ये गोल रेफरेंस्ड होती है, मानी कि किसी भी लक्ष्य को संदर्भित करके ही फीडबैक दी जाती है। ऐसा नहीं आप ऐसी हवा में बेसिर पैर की बातें करेंगे, नहीं। आप जब किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो वो किसी न किसी गोल से रिलेटेड होती है। दूसरा है टेंजिबल एंड ट्रांसपेरेंट। टेंजिबल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, यानी कि एक्चुअल, कि जो आप फीडबैक दे रहे हैं वो कैसी होती है? एक्चुअल होती है। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि नहीं आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो ये कैसे है? टेंजिबल है, यानी कि वास्तविक है, मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। दूसरा है कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। आप जैसे 10 स्टूडेंट का टेस्ट लिया, 10 का जो स्कोर आया वो आप सबको बता दिया, तो ट्रांसपेरेंट है। तो फीडबैक का जो करेक्टरिस्टिक है, जो विशेषताएं होती हैं वो कैसी हैं? वास्तविक है, एक्चुअल है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शिता है। सेकेंड है एक्शनेबल। एक्शनेबल को बोलते हैं कार्रवाई के करने के योग्य है। मान लीजिए कि आपने कहा कि पीपीटी में ना मैम ये कमी है कि अगर आपने ये जो इंग्लिश में लिखा था इसी के साथ साथ अगर आप हिंदी वाला भी लिख देते तो हिंदी वाले मीडियम को बहुत आसानी होती। तो ये एक्शनेबल है। अब आगे मैं जो पीपीटी बनाऊंगी उसमें मैं एक्शन ले सके इसको ठीक कर सकती हूँ। तो ये क्या है? एक्शनेबल होती है कोई भी फीडबैक डिवाइसेस है। अगर मैं आपको फीडबैक देती हूँ कि आपके स्कोर कम आए, अगर आप डीआई और डेटा इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रीहेंशन को ठीक कर लीजिएगा तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शनेबल होती है। यूजर फ्रेंडली होती है, यानी कि जो इस पे काम कर सकते हैं, आप इस पे जो भी यूजर है जो इसमें काम करने वाला है वो उसके सुविधा के अनुसार भी अपने सुविधा के अनुसार काम कर सकता है। टाइमली होता है, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए अभी आपको दी है तो अभी आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। ऑन गोइंग होता है, ऐसा नहीं है कि हम पास्ट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर पे कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का जो मतलब होता है वो होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ होती है जिसके हम अनुकूल कह सकते हैं या अपरिवर्तनीय है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने फीडबैक दिया
है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आज दे दिया है तो कल मैं इसको चेंज कर दूंगी। अब आपने एक बार फीडबैक दे दिया है तो उस पर काम किया जाएगा। तो कंसिस्टेंट होती है, ठीक है, संगत होती है, बेसिकली हिंदी में इसको संगत बोलते हैं, ठीक है। किसी भी मापदंड या किसी भी आचरण के एक जैसी रहती है, हमेशा बदलती नहीं है। तो ये था आपका करेक्टरिस्टिक और ऑफ फीडबैक। तो किसी भी फीडबैक का क्या करेक्टरिस्टिक होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक के क्या टाइप होते हैं, तो इसके कई सारे टाइप होते हैं। तो उन टाइप्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, प्रारंभिक, योगात्मक, सहपाठी, स्व प्रतिपुष्टि और रचनात्मक प्रतिपुष्टि, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कि ये होती क्या है। तो औपचारिक को आप बोलते हैं, फॉर्मल बोलते हैं ना, फॉर्मल फीडबैक। अब जैसे मान लीजिए फॉर्मल फीडबैक कहाँ दी जाएगी, जहाँ पे सारी चीज़ें पहले से ना डिसाइड होती हैं। यानी कि किसी भी काम को पहले से अगर हम डिसाइड कर लेते हैं ऑर्गेनाइज वे में, स्कूल कॉलेज में पहले से तय होता है, तो इसके जो मानक हैं वो एक टाइम पर, प्रॉपर टाइम पे दी जाएगी, है ना, एक प्रॉपर वे में होगी, पूरी तरह से उसका जो कैसा होगा, औपचारिक तरीके से होगी, संगठित रूप से दी जाएगी, ठीक है। तो उसको हम औपचारिक प्रतिपुष्टि देंगे। अनौपचारिक या जो इनफॉर्मल होगी, इनफॉर्मल का मतलब क्या है, जो बिना किसी तय कार्यक्रम के या कोई भी यहाँ पे ना स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मुझे मिल गया, मैंने कहा आपकी ड्रेस ना अच्छी नहीं लग रही है, तो ये क्या है, एक ये एक अनौपचारिक प्रतिपुष्टि हो गया। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने क्लास पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैंने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद मैंने आपको फीडबैक दी, तो ये फॉर्मल होगा। और अगर कोई और भी स्टूडेंट कहीं पे भी मुझसे पूछ लेता कि मैम ये बताइए कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, तो मैंने ऐसे ही कह दिया बहुत बढ़िया चल रही है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल है। तो जहाँ पे सब कुछ स्पष्ट उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं, उसको हम औपचारिक प्रतिपुष्टि बोलते हैं। और जहाँ पे क्लियर नहीं होते हैं उसको हम अनौपचारिक बोलते हैं। प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में दी जाती है, ठीक है, प्रारंभिक प्रतिपुष्टि के बाद है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी क्लास के बाद में हमने बच्चों को दे दिया, तो वो स्टार्टिंग में दे दी। योगात्मक होता है जो आपकी फॉर्मेटिव होती है, ठीक है, कि जो हम कोई भी काम जब हमारा हो जाता है तो उसके बाद जब देते हैं, स्टार्टिंग में देते हैं। जैसे मान लीजिए टेस्ट करने से पहले ही मैंने आपसे कह दिया कि अच्छे से करना, तो ये कैसी फीडबैक होगी, आपकी स्टार्टिंग में। और जब टेस्ट खत्म होने के बाद दूंगी तो उसको योगात्मक बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका सहपाठी। सहपाठी का मतलब होता है कोई आपका कलीग या कोई आपका पीयर है, जो आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं, तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को देता है, उसको हम सहपाठी बोलते हैं। सेल्फ फीडबैक का मतलब है खुद को दी जाने वाली। और एंड में है आपकी रचनात्मक प्रतिपुष्टि। रचनात्मक का मतलब होता है समेटिव, ठीक है, और जो सबसे एंड में दी जाती है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो रचनात्मक को आप ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से दी जाती है, ठीक है। अब टॉपिक है हमारा प्रतिपुष्टि के मानक या मानदंड, ठीक है। हर प्रतिपुष्टि के कुछ मानदंड होते हैं कि क्या क्या उसके जो मानदंड होंगे, है ना, कि किसके अकॉर्डिंग ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। मानदंड से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, इंग्लिश में इसको क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है। कि हमने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि आपको बता दिया गया है कि अगर आप कोई भी किसी को प्रतिपुष्टि दे रहे हो, आप मुझे मैंने कहा अगर आप मुझे प्रतिपुष्टि दे रही हैं मैडम, या मैं आपको प्रतिपुष्टि दे रही हूँ, तो हमारे लिए ना कुछ क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं हम किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है विशिष्टता। विशिष्टता से यहाँ पे मतलब है कि जो भी आप किसी को प्रतिपुष्टि दे रहे हैं तो उसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कंपैरिजन करके नहीं बताओगे कि नहीं आपसे तो अच्छा दूसरे पढ़ा रहे हैं, तो या मैं कहूँगी आपका स्कोर कम आया, दूसरे बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा आया, तो ये कंपैरिजन हो गया। विशिष्टता का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, यानी कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं हम सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रत्यक्षता का मतलब होता है कि जब भी हम किसी को दे रहे हैं फीडबैक, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको ना सार्वजनिक रूप से न दें, पब्लिकली ना दें। जैसे मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट है, अगर उसका कोई पोर्शन अच्छा नहीं है तो उसको हम अगर सार्वजनिक रूप से बोलेंगे तो उसको हो सकता है अच्छा ना फील हो, या आप मुझे कोई चीज़ बोल रहे हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं भी आपको पर्सनली बोल सकती हूँ। तो हम आमने सामने अगर किसी को फीडबैक देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ना कि हम सीधा खुल्लम खुल्ला सबके सामने बोल दें कि नहीं आप तो बिल्कुल बहुत ही पुअर स्टूडेंट हैं, आपकी
आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं, नहीं, इस तरह की फीडबैक को अच्छा नहीं माना जाता है। दूसरा, सकारात्मक, आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो इट शुड बी पॉजिटिव। आप मुझे भी दें, मैं आपको दूं, तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वो एक अच्छी फीडबैक नहीं मानी जाएगी। जैसे अब मान लीजिए मेरे स्टूडेंट के मार्क्स कम है, लेकिन मुझे उसे फीडबैक तो देनी है और निगेटिव भी नहीं बोलना है, तो कैसे उसको बोला जा सकता है? तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और करें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये नेगेटिव भी कह दिया, लेकिन बहुत ही सकारात्मक तरीके से। तो जब भी आप किसी को फीडबैक दें तो भले ही वो नेगेटिव बात कहनी है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से कहना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रदर्शन पर बल। तो प्रदर्शन से मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी हम यहाँ पे व्यक्ति पे बात नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट भी हैं, है ना, और आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं है कि मैं आपको पसंद करती हूँ या आप मेरे एक अच्छे स्टूडेंट हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके मार्क्स पे कुछ नहीं बोलूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे पर्सन को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि उसके मार्क्स को लेके बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको फीडबैक देनी है। सपोज आपके घर में किसी ने खाना बनाया और आपको फीडबैक देनी है कि वो खाना बुरा बनाया, तो लेकिन बनाया चूंकि आपसे कोई बड़ा है घर में, उसने बनाया है, तो आप बोल भी नहीं सकते हैं वहाँ पे। लेकिन बोलना भी है, आपसे मांगा जाए फीडबैक फॉर्म कि चलिए फीडबैक फॉर्म भरिए, तो इस कंडीशन में हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो प्रदर्शन हुआ है, जो एग्जाम में स्कोर बच्चे का आया है, या कोई भी अगर किसी ने कुछ बनाया है, तो हमें सिर्फ प्रदर्शन पे ध्यान देना है, ना कि व्यक्ति पे। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि प्राप्त करने वाले को महत्व प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके बारे में हम प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, ठीक है, हम उसे बोलने का, उसके बात सुनने का। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, वो ये कह सकता है बच्चा, मैं मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए मेरा पेपर ख़राब हुआ, मे बी इट इज़ पॉसिबल। तो हम जो भी प्रतिपुष्टि हम जिसके बारे में दे रहे हैं, तो हम उसको भी वहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा है पाठ ऐसा, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका वाइजनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप हो सकता है किसी पर्सन को पसंद नहीं करते हैं, तो सिर्फ इसलिए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो सपोज मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को डिसलाइक करेंगे, या फिर कोई ऐसा उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। या मान लीजिए मैं किसी स्टूडेंट को पसंद नहीं करती हूँ, तो वो इस तरह की जो फीडबैक होगी वो ट्रांसपेरेंट नहीं मानी जाएगी। तो किसी भी प्रतिपुष्टि के ये मानदंड होते हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। और आगे से अगर आप भी किसी को फीडबैक दे रहे हैं, आपको कोई दे रहा है, तो आप देखिएगा कि उसमें ये सब चीज़ें हैं या नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रतिपुष्टि की युक्ति के रूप में मार्गदर्शन, ठीक है, यानी कि गाइडेंस एज अ फीडबैक डिवाइस। तो गाइडेंस को भी हम फीडबैक डिवाइस मानते हैं। अब देखो, फीडबैक जो है कई तरह से हो सकती है। इवैल्यूएशन भी फीडबैक है, किसी को गाइडेंस देना भी फीडबैक है। कैसे है उसको हम देखते हैं। अब आप किसी को मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको जैसे गाइडेंस दे रही हूँ, तो ये फीडबैक के रूप में कैसे काम करता है। तो किसी भी युक्ति के रूप में मार्गदर्शन की आवश्यकता को पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों का चयन करना, आगे के बारे में आपको जानकारी देना, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, अवसर के बारे में, समस्या समाधान के बारे में हम किसी को निर्देशन देते हैं, तो ये सब कुछ क्या आता है, फीडबैक में आता है। कोई एक अध्यापक किसी एक छात्र को उसके शैक्षिक समस्या से संबंधित निर्देशन प्रदान करता है, तो यहाँ पर वह निर्देशन को एक प्रतिपुष्टि के युक्ति के रूप में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि निर्देशन के माध्यम से छात्र को प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी और उसकी कमियां अथवा समस्याएं क्या हैं, जिसके माध्यम से उसे दूर करने में वह प्रयत्नरत रहेगा, ठीक है। गाइडेंस का बेसिकली यही है ना, कि जैसे मैंने आपको गाइड किया, गाइड करने से आपने अपनी प्रॉब्लम पता चल गई, उस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो इस तरह से हम मार्गदर्शन या गाइडेंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, फीडबैक डिवाइसेस के रूप में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि किसका यूज किस में किया जाता है, ठीक है। तो मार्गदर्शन डिवाइस में 3 तरह की डिवाइसेस का यूज होता है, जिसमें एक है आपका रूबिक्स, रिफ्लेक्टिव जर्नल और पोर्टफोलियो। इन 3 चीजों का यूज किया जाता है आपका फीडबैक डिवाइस में मार्गदर्शन के अंतर्गत, ठीक है। अब प्रतिपुष्टि की युक्ति के रूप में निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे निर्देशन का क्या बेसिकली रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी बात की जा रही है। पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों का चयन करने के लिए, अग्रिम शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए, शिक्षण एवं अधिगम संबंधी समस्या की जानकारी के लिए, अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम परिवर्तन में शिक्षण विधि में परिवर्तन का ज्ञान के लिए, और निर्देशन के माध्यम से छात्र और अध्यापकों दोनों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बेसिकली टीचर्स
के लिए क्या है कि वो चेंज करना है करिकुलम में या फिर कोई मेथड चेंज करना है, तो इस जानने के लिए निर्देशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा है छात्र और अध्यापक दोनों ही समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो प्रतिपुष्टि की युक्ति के रूप में हमें निर्देशन की आवश्यकता इन विभिन्न कारणों से पड़ती है। अब कोई शिक्षक छात्र को जो हम अब यहाँ पे हम जो निर्देशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अब उसमें 3 चीजें आती हैं। एक आता है रिफ्लेक्टिव जर्नल, दूसरा आता है आपका पोर्टफोलियो, जो मैंने अभी आपको बताया, रिफ्लेक्टिव जर्नल, पोर्टफोलियो और आपका रूब्रिक्स। तो हम 3 चीजों का प्रयोग करते हैं किसके लिए? प्रतिपुष्टि देने के लिए। अब इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन उससे पहले, उस लेक्चर को समझने से पहले आप क्या फीडबैक होता है, निर्देशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, क्यों दी जाती है, मानक क्या होते हैं, इन सबको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट पीपीटी में मैं आपको रूब्रिक्स और जो आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल है, पोर्टफोलियो है, उसके बारे में बताऊंगी। और एक चीज़ और समझ लीजिए, जो ये आपको पीपीटी दी है ये आपका बेस बनाएगी, और जो नेक्स्ट पीपीटी है वो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम रहती है। क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होती है कि जो जैसे बड़े बड़े शब्द रहते हैं ना, जो बच्चों को देखने में डर लगता है, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, रिफ्लेक्टिव जर्नल हो गया, रूब्रिक्स हो गया, देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि रूब्रिक्स का मतलब क्या है, पोर्टफोलियो का क्या मतलब हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसी जगहों से ही बनते हैं, और ये अगर आप उनको पढ़ें और इसको नहीं किया है तो आप नहीं समझ सकते। तो बेसिकली ये बेस के लिए, इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट पीपीटी को देखिए। ओके गाइज, सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट किया करें कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।